दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। अंतर्मुखी है सदा सुखी, आत्मदर्शन वो करता है। सर्व गुणों से संपन्न बनता, अनमोल रतन पाता है। उसी को होता प्रभु दर्शन, मंगल मिलन मनाता है। मंगल मिलन मनाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। हर्षित मुख जो रहता है, सबका से ही बनता है। खुशियों से खिला रहता चेहरा, अतीन्द्रिय सुख वो पाता है। सहयोग सभी का मिलता, उसको प्रभु पसंद बन जाता है। प्रभु पसंद बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। संतोष है सरताज गुणों का, जो इसे अपनाता है। अनमोल खजाने का वो मालिक, महादानी बन जाता है। मधुर शीतल निर्माण चित्त, संतुलित जीवन बनाता है। हंस समान मोती चुगकर जीवन सफल बनाता है। जीवन सफल बनाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन में
दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम फिर एक कनेक्ट वन ट्रेनिंग का 8th डे का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। इस सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने कनेक्ट वन मेनू का डे 1 में पूरा समझ किया था कि इसमें क्या क्या मेन्यू है। ने इस सॉफ्टवेयर में या इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेस्कटॉप वर्जन में या वेब वर्जन में क्या क्या है, स्टार्ट में क्या है, प्रोफाइल में क्या है, ऐसे करके डिफरेंट टैब्स दिया हुआ है। उस टैब में हम अच्छी रीति से समझ गए थे कल कि क्या क्या है। एक थोड़ा सा 5 मिनट में क्विक रिव्यू दे लेते हैं कल का क्लास, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। क्योंकि कल जो डेस्कटॉप वर्जन में दिखाया था कुछ इश्यू के कारण वो दिखाई नहीं दे पा रहा था आपको। जैसे हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, आपको जैसे ही स्टार्ट वाला बटन दबाकर आप अपना सेंटर का सर्टिफिकेट नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो फिर आपको ये स्क्रीन खुल जाएगा। ये स्क्रीन खुलने के बाद इस स्टार्ट के मेन्यू में मुख्य चीज़ क्या है, एक अकाउंट एनालिसिस है और अकाउंट सबमिशन है। अकाउंट सबमिशन के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे ही आपने सारे अकाउंट सबमिट कर दिया, उसके बाद अकाउंट्स कर लिया, फिर उसके बाद आप जनवरी, फरवरी, मार्च जो अनऑडिटेड पीरियड है उसको आप सबमिट कर सकते हो। जैसे ही सबमिट करेंगे तो फिर आपका जो भी एंट्रीज है उसमें आप फिर से एडिट नहीं कर सकते हो। तो ये आपको थोड़ा सा चीज़ जानना पड़ेगा कि हर बार जब आपका हर महीने जब आप करते हो
अकाउंट करने के बाद आपको अकाउंट सबमिशन में जाकर फिर उसको ये करना है। सपोज गलती से कोई एंट्री छूट गया है या कभी कोई ऐसा गलती हुआ है, उसको थोड़ा अमेंड करना चाहते हैं, तो फिर आप अकाउंट सबमिशन में फिर से जाकर फिर उस मार्च वाला क्लिक करके या फरवरी वाला क्लिक करके कर सकते हैं। जब भी आप अकाउंट सबमिट करते हैं ये कंटिन्यूसली करना है। जनवरी फरवरी छोड़कर आप मार्च को करना चाहते हैं तो आपका नहीं होगा। तो फरवरी और मार्च भी आपको सेलेक्ट करके फिर सबमिट करना पड़ेगा। तो ये काम आपको हर महीने जैसे ही 5 तारीख से पहले आप करके आप एंट्री करके सबमिट करते हैं तो फिर माउंट आबू में आपका इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, इस सेंटर ने इस महीने का अकाउंट पूरा किया। यदि नहीं किया तो फिर आपको कंटिन्यूसली रिमाइंडर्स मैसेज के द्वारा आता रहेगा। तो ये स्टार्ट के अंदर फिर फाइनेंशियल ईयर के बारे में भी मैंने कल बताया था कि जैसे ही हम फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना चाहते हैं, कोई भी साल का हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा इस सेंटर का लगभग 2011 से लेकर डेटा है इस कनेक्ट वन से। सो कोई भी साल का हम कभी भी जाकर उसको चेंज कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर का जो इस साल जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उस फाइनेंशियल ईयर का भी आप चेंज करके उसमें एंटर करके कार्य कर सकते हो। आप यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका सेंटर का सर्टिफिकेट है या कौन सा इंस्टीट्यूशन का आपने खोला है और आपका कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और आपका सेंटर का नेम यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर ये है स्टार्ट बटन के बारे में। और एग्ज़िट करना है तो जैसे ही इसको एग्ज़िट करेंगे तो फिर इस सेंटर से आप एग्ज़िट हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपका वेब वर्जन में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको जो भी काम करना है स्टार्ट में भी सेम ही है। इसमें अकाउंट सबमिशन वाला अभी नहीं दिया, फिर कुछ दिन में आपको इसमें देंगे क्योंकि अभी वेब वर्जन में एंट्रीज अभी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जैसे ही उसमें सारे प्रोविज़न मिल जाएगा तो उसके अंदर भी आपको अकाउंट सबमिशन का चीज़ इसमें भी ऐड किया जाएगा। फिर आपका दोनों को आज डेस्कटॉप वर्जन और कनेक्ट वन वर्जन दोनों जानेंगे क्योंकि इसमें और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको सारे चीज़ आपका सर्कुलर्स भी दिखाई देगा और वही चीज़ यहाँ पे आपको सर्कुलर्स दिखाई देगा, इतना ही अंतर है। और जो मेन अनाउंसमेंट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। और इस कनेक्ट वन का डेस्कटॉप वर्जन में आपको कोई भी सर्कुलर्स बहुत आपको मान लो कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें आप क्लिक करके आप अपना ये जान सकते हैं। ये सर्कुलर नंबर 111 में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके अंदर है जो आपको डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ में। इसमें आपको किसी भी समय में या कोई भी आपको ऑनलाइन गाइड्स के द्वारा आपको मदद लेनी है तो इसको क्लिक करेंगे तो पूरा ऑनलाइन गाइड्स का लिस्ट इसमें आ जाएगा जिसके द्वारा आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। फिर इसी में आपको कनेक्ट वन वाला जो 111 का सर्कुलर में ही आपको क्या मिलेगा, ये डेस्कटॉप वर्जन में अभी वेब वर्जन में अभी इसका नहीं दिख रहा है। इसके अंदर जब जाएंगे तो फिर इसके अंदर बैंक का कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, आपको किसी से भी कोई टीडीएस का सर्टिफिकेट का इशू है या केवाईसी का इशू है या कुछ भी इशू है, उसके अंदर ये बैंक हेल्पलाइन का सूची को जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपका कौन कौन सा बैंक में हमारा भाई बहन है जो बीके भाई बहन है जो वहाँ पे रहकर आपको मदद कर सकता है। बैंक का स्टेटमेंट लेना है या टीडीएस का स्टेटमेंट लेना है या नहीं है तो आपका रिटेल से लेकर कॉरपोरेट वे में कन्वर्शन करना है, हर चीज़ के लिए आपको इसमें बैंक का जो क्या बोलते हैं बैंक में जो बाबा के बच्चे जो कार्य कर रहे हैं उसमें जो भी हेल्प चाहिए उससे आप बात करके सारे चीज़ पता लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझ में आना चाहिए कि क्योंकि कोई भी सर्कुलर हमको पढ़ना है तो डेस्कटॉप वर्जन में यहाँ सब सर्कुलर्स है, हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छी रीति से समझाया गया है। इसमें सारे एक लिंक है, इसको क्लिक करेंगे तो कोई भी चीज़ आप ओपन कर सकते हो। इसको बोलते हैं कनेक्ट वन का डैशबोर्ड। ये जो डेस्कटॉप वर्जन का है और ये है आपका वेब वर्जन का। इसमें और उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है क्योंकि अभी आपका कुछ दिन के बाद सारे कार्य इसी में होगा और डेस्कटॉप वर्जन बंद होने वाला है। ठीक है,
फिर अभी एंट्रीज तो सारे इसी में करेंगे और अटैचमेंट्स उसमें कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद एंट्रीज भी उसी में कर सकते हैं और अटैचमेंट्स भी उसी में कर सकते हैं। सारे चीज़ के लिए एक ही सॉफ्टवेयर में ही सब काम होगा। तो इस ट्रेनिंग का मकसद है ताकि आपको नए आने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता दें, ताकि उसी में आपको कार्य करना है। लेकिन इसमें जो दिखता है लगभग वैसा ही उसी में दिखता है, लेकिन आप इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस नहीं होगा। तो थोड़ा सा आपको इसको भी समझेंगे, उसको भी समझेंगे, ताकि आपको भविष्य में सारे काम वेब वर्जन में ही करना है। फिर कल हम प्रोफाइल में जान लिए थे कि कोर इन्फॉर्मेशन। कल किसी का एक प्रश्न आया था कि कोर इन्फॉर्मेशन में हमको कोई भी चीज़ गलत है तो उसको हम एडिट कैसे करें। जो वेब वर्जन में अभी वो ऑप्शन नहीं है, इधर ऑप्शन है कि इसमें आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है और अकाउंट्स वाला भी दिखाई दे रहे हैं, और इसमें कोई भी मोबाइल नंबर आपका गलत दिखाई दे रहा है या समझ रहे हैं तो उसको आप एडिट के ऑप्शन में जाकर इन सारी चीज़ों को कुछ भी एडिट आप कर सकते हो। अकाउंट्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन को चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसको मैनेज पर्सन क्लिक करेंगे तो इसी के कनेक्ट वन में एक एड्रेस बुक है, वहाँ से सारे डेटा उठाएगा और जिसको आप सेलेक्ट करके चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर आपका नाम चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसीलिए तो इसको चेंज नहीं किया। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर भी, ये कुछ क्या होता है कि कुछ कॉन्टैक्ट्स आपको जो पैड पोर्टल में जो रजिस्टर्ड है वही से लेकर ये डाटा उठाता है। इसमें कुछ भी चेंजेस आप चेंज करना चाहते हो, आप दादी रतन मोहिनी जी के ऑफिस में जो कृष्णाबाई को एक मेल भेजेंगे, कुछ ये डाटा आप एडिट नहीं कर सकते हो। जो डाटा आपको पैड ऑफिस में है वही का डाटा यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसलिए आप कुछ भी चेंज इसमें करना चाहते हो तो आपको पैड ऑफिस में लिखेंगे, वही डाटा यहाँ पे आ जाता है। फिर इंस्टीट्यूट के बारे में भी बताया था और कल लोकेशन के बारे में भी आपको समझाया था। तो ये सारी चीज़ इसमें है, ये कोर इन्फॉर्मेशन है। और फिर आपको बैंक और कैश का भी बताया था और फिक्स्ड डिपॉजिट का भी कल बताया था। क्योंकि कैश बैलेंस जानना चाहते हैं, सिंपल एक क्लिक करेंगे तो कैश बैलेंस पता चल जाएगा। और बैंक के बारे में चेक करना चाहते हैं तो उसके अंदर बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैंक का डेटा आएगा। इसमें 2 पॉइंट है, एक सेविंग बैंक का अलग और एक एफडी का अलग। तो ये दोनों आपका उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। फिर इसका यदि एट एनी टाइम इसमें आप लिस्ट लेकर प्रिंट लेना चाहते हो, लिस्ट प्रीव्यू करके दबाएंगे तो इसका एक जनरेट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको उसका प्रिंट आप ले सकते हो। तो जैसे ये वाला आ गया आपको, इसके हिसाब से आप चाहे तो इसको डायरेक्ट प्रिंट भी ले सकते हो या इसको पीडीएफ में सेव करके आगे भी आप यूज़ कर सकते, एक्सपोर्ट करके आप ये भेज सकते हो या मेल में भी आप भेज सकते हो। ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि एक बार वीडियो देखने के बाद मेरा रिक्वेस्ट है आप ज़रूर कल कनेक्ट वन का सॉफ्टवेयर खोल के एक एक चीज़ रिवाइज़ करें। क्योंकि जब तक केवल सुनेंगे और देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आप खुद नहीं करेंगे। कुछ गलत हो गया तो कोई बात नहीं, इसको कट कर दो और फिर कैंसिल कर दो, फिर नया से खोल दो। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ट्रेनिंग में हम जितना हम जानेंगे, जितना हम करेंगे, उतना ही हम सीखेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका एफडी के लिए मैंने बताया था आपको कल, जो भी एफडी का मान लीजिए हमको टीडीएस का ये करना है तो फिर इतना सारे एफडी से सारे का लिस्ट बनाना मुश्किल है। इसलिए इसको इस पोजीशन में चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हो, नज़दीक भी ला सकते हो, बहुत सारे चीज़ अपने स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद आपको प्रीव्यू लेना है तो जैसे इस प्रीव्यू को क्लिक करेंगे तो पूरे के पूरे डाटा इसमें आ जाएगा। फिर यहाँ से आप प्रिंट करेंगे और जो टीडीएस एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट के साथ आप अपना बैंक का जो एफडी का डिटेल्स भी देना चाहते हो तो उसमें आप अटैच करके बैंक में सबमिट कर सकते हो। इसको डायरेक्ट आप प्रिंट ले सकते हैं। फिर कल एफडी के बारे में भी आपको समझा दिया था और फिर आपको गोल्ड और सिल्वर का बारे में भी बताया था और व्हीकल्स के बारे में बताया था। जो व्हीकल्स के बारे में आपको कल थोड़ा सा समझाने में थोड़ा ऑडियो कट हो गया था बीच में, वो आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए आपने इस साल में इस शेवरोलेट कार का आपने इंश्योरेंस कर दिया
तो जैसे ही इंश्योरेंस कर दिया, फिर उसके बाद इसको क्लिक करके आपको क्या करना है, इस इंश्योरेंस का डिटेल्स, जो नया पॉलिसी नंबर, और यदि मान लो सेम आप कंटिन्यू कर रहे हो, सेम इंश्योरेंस है तो सेम आपको सेलेक्ट करनी है। यदि आपने चेंज किया इंश्योरेंस कंपनी को, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को भी यहाँ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपायरी डेट 2020 है, नया आपने ले लिया तो फिर 2021 तक का आप एक्सपायरी डेट चेंज करके सेव करेंगे। ये जब चेंज करेंगे तो आपको अकाउंट एनालिसिस में जो दिखाएगा कि आपने अभी इंश्योरेंस नहीं किया है, यदि ये डेट बाद में हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा, वो अकाउंट एनालिसिस से वो नाम निकल जाएगा। सो हर बार जब आप इंश्योरेंस करते हो, उस व्हीकल को चेक करके इसमें आपको डेट चेंज करना ज़रूरी है। और वहाँ आप कैश बुक में तो व्हीकल इंश्योरेंस का एंट्री तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको चेंज करना ज़रूरी है। फिर आपको व्हीकल्स के बाद मूवेबल एसेट का मैं बताया था। मूवेबल एसेट में आपको पूरा जितना आपका सेंटर का आइटम्स है वो सभी कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। वही चीज़ हम कनेक्ट वन के वेब वर्जन में भी आप बोल सकते हैं। मूवेबल एसेट है तो उसके अंदर सारे चीज़ दिखाई देगा, आपके सेंटर में क्या क्या आइटम्स हैं। इसमें पुराने वाला कनेक्ट वन में ये ऑप्शन है, इसको लिस्ट प्रीव्यू करके आप इसका PDF जनरेट करके आप किसी को माने परमानेंट स्टोर करके भी रख सकते हो कहीं पे एक डाटा। नहीं है तो इसका प्रिंट आउट लेके कितना AC है, कितना ये है, हर चीज़ आप सिस्टमेटिकली चेक कर सकते हो। यहाँ पे कितना क्वांटिटी है और अभी कितना क्वांटिटी है, क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा, फिर बाद में आप इस साल बेच दिया या कुछ कर दिया तो यहाँ पे वो वाला सोल्ड आउट करके दिखाई देगा। तो ये जो है हर साल का जो भी आपको जितना मूवेबल एसेट अपना सेंटर में है वो सारे सेंटर का प्रिंट आउट लेकर उसको चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि ये मूवेबल एसेट का इंफॉर्मेशन आपको साल में पता चलेगा कि या जब भी आपने हर महीने या 2 महीने या 3 महीने में एक बार चेक करें, ताकि आपके पास जो बुक में है, जो अकाउंट्स में जितना चीज़ें दिखाई दिया और वो जो आपके सेंटर में जितना है, दोनों सेम है या नहीं है, इसको आप चेक कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई छोटा मोटा आइटम आपने बेच दिया तो उस आइटम को सेल ऑफ एसेट के नाम पे एंट्री करके आपके मूवेबल एसेट से उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको मूवेबल एसेट के बारे में भी बताया था। लाइव स्टॉक के बारे में मैंने बताया था। तो लाइव स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पे गाय का दिखाया है चेहरा, उससे आपको ये सिद्ध होता है कि कोई भी आपको एंट्री है कि गाय का है या कुछ है तो उसके बाद आपको इसमें एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ से डायरेक्ट एंट्री नहीं होगा, वो सारे जो भी एंट्री होगी वो वोचर के द्वारा होगा और यहाँ पे आपको सारे चीज़ होगा। यहाँ पे दिखा है एक्सपायरी डेट, यदि गाय आपका शरीर छोड़ दिया तो उसका डेट आप डाल सकते हैं और उसके ऊपर इंश्योरेंस भी लेते हैं या कुछ भी आते हैं, सारे डिटेल्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब मान लो कि एक गाय ने और छोटा बच्चा दिया और उसका नाम आप अलग रखकर वो कब पैदा हुआ उसके साथ भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये जो लाइव स्टॉक का इंफॉर्मेशन है ये नॉर्मली जिस सेंटर में गाय और भैंस रखते हैं उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है, हर सेंटर के लिए ये ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। फिर प्रोफाइल में लाइव स्टॉक का भी हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क इन प्रोग्रेस का भी मैंने आपको बताया था, कल आपको बहुत स्पष्ट रीति से समझाया। यदि मान लो हम कोई भी संदली बनाना चाहते हैं या नहीं तो सेंटर टेबल बनाना चाहते हैं या नहीं तो कोई कंप्यूटर टेबल बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमने सारे फर्नीचर का प्लाईवुड, कील, फेविकॉल और ये सारे चीज़ इकट्ठा लाया और उससे हमने डिफरेंट आइटम्स बनाया। तो पहले वो सारे चीज़ को कड़ा करना पड़ेगा वर्क इन प्रोग्रेस में, फिर वो जब सामान बनकर तैयार हो जाता है उस वर्क इन प्रोग्रेस को आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। इसमें थोड़ा भी आपको मुश्किल लगता है, इसके ऊपर बहुत अलग से एक सेशन होगा जिसमें आपको ढंग से समझाया जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, कैसे करना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है, वो एंट्री कैसे करना है, वो सारे चीज़ आपको इस ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। फिर उसका भी कंप्लीट होने के बाद आपका चले जाएंगे हम
अदर डिपॉजिट्स में बताया था, यदि कोई भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया कहीं पे भी, आप कोई प्रोग्राम का कर रहे हैं या नहीं है, तो फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए जो टेम्पररी कनेक्शन ले लिया उसका 10,000 रुपये आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया, या नहीं तो हाउस रेंट में डिपॉजिट किया, वो सारे चीज़ यहाँ पे एंट्री आएगी। उसमें आपको दिखाएगा आउटस्टैंडिंग मनी, आपका ये वापस आया नहीं, रिफंड आ गया तो फिर कितना अमाउंट हमने दिया, डिपॉजिट दिया, और कितना ये कंप्लीट रिफंड आ गया, और आउटस्टैंडिंग ज़ीरो हो जाएगा। तो हम समझ में आ जाएगा कि हमको ये पूरा जितना पैसा मिलना चाहिए वो पूरा आ गया। फिर उसके बाद आपका आ जाता है एडवांसेस के बारे में भी मैंने कल आपको बिल्कुल स्पष्ट रीति से समझाया कि कोई भी आप स्कूटर लेना चाहते हैं, पहले आपने एडवांस दे दिया, फिर एडवांस लेने के बाद उस स्कूटर का एंट्री हो गया और उसका कंप्लीट हो गया। जैसे मान लीजिए आपने TDS पेमेंट किया और उस TDS का रिटर्न आपको वापस नहीं मिला, तो फिर ऐसे दिखाई देगा कि एडवांस में आपका 10,000 है लेकिन आपका रिफंड ये हुआ नहीं, इसलिए 10,000 आपका अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ये जब क्लियर हो जाएगा तब आपका कंप्लीटली इसमें 0,0,0,0 हो जाएगा। इसको भी आपको चेक करना है क्योंकि ये एडवांसेस आपको रिटर्न अभी भी नहीं हुआ, इसके लिए आप पूरा पुरुषार्थ करके इसको जल्दी से जल्दी वापस लेने का ऑप्शन रखना है। फिर लिएबिलिटीज़ में बताया था कि यदि हमको किसी को देना है या कुछ ये करना है, वो सारे चीज़ इसके अंदर आ जाएगा। फिर आपको अमाउंट हो गया और फिर एडजस्टेड में हो गया सारे चीज़, और पेड भी कर दिया हमने, और आउटस्टैंडिंग हमारा ज़ीरो है। माने जो चीज़ हमने आइटम ले लिया और उसको पेमेंट नहीं किया, वो फिर बाद में पेमेंट हमने टाइम पे कर दिया, उसके बाद हमारा अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ज़ीरो है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझना है। ये सारे चीज़ इस मेन्यू में आप खोलेंगे तो दिखाई देगा। फिर आपके स्टूडेंट्स कितने हैं, आपके स्टूडेंट्स का पूरा डिटेल्स यदि आप इसमें एक एड्रेस बुक है उसमें एंट्री करेंगे तो सारे स्टूडेंट्स का लिस्ट इसमें आ जाएगा। उसका जब बार बार, आजकल के ज़माने में क्या हो गया, हर चीज़ आपको कॉन्टैक्ट के द्वारा ही होगा, मोबाइल में तो आप रख लेते हैं, कहीं गलती से आपका मोबाइल छूट गया या नहीं तो मोबाइल ख़राब हो गया या फॉर्मेट हो गया या पानी में गिर गया, सारे कॉन्टैक्ट्स चले गए। नॉर्मली गूगल कॉन्टैक्ट्स में हम बैकअप करते हैं। यदि मान लीजिए कुछ ऐसा नहीं किया लेकिन फिर भी आपका सेंटर में ये सारे चीज़ आपने यहाँ एंट्री करके रख देते हैं, तो इसको प्रिंट आउट लेकर आप एक टेलीफोन डायरेक्टरी अपने सेंटर में बना सकते हो। हर भाई बहन का सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाएगा। फिर इसमें डिटेल्स ऑफ सरेंडर्ड सोल्स कितना है उसका भी एंट्री आप कर सकते हो। इसमें डिपॉजिट स्लिप्स का जो आपने इसमें सेंटर में एंट्री करते हो उसका भी आप इसमें, जैसे आपने बैंक में जमा कर दिया उसका डिपॉजिट स्लिप्स का आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ ये इम्पॉर्टेंट आप चीज़ देख लीजिए, गॉडली सर्विसेज प्लेसेस। अब गॉडली सर्विस प्लेस में एक चीज़ बहुत आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक सेंटर कई गीता पाठशालाएँ खोलकर उसको चलाते हैं। जो गीता पाठशालाएँ इंडिपेंडेंट है वहाँ का गीता पाठशाला का पैसा आएगा और वहाँ का अकाउंट उधर ही सारे सेटल हो जाएगा, तो आपको इसमें कुछ चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गीता पाठशाला का अकाउंटिंग कम्प्लीटली अलग है। लेकिन आप इस सेंटर से आपने कुछ आइटम खरीद लिया गीता पाठशाला के लिए, और आपने कुछ महीने का रेंट जो है वो बैंक के द्वारा आप दे रहे हो, क्योंकि गीता पाठशाला को परमिशन नहीं है बैंक का अकाउंट ओपन करने का, जो मेन सेंटर से ही आपका बैंक का रेंट जाता है, तो यहाँ पे आप उस प्लेस का एंट्री आप कर सकते हो। उस एंट्री में आप कैसे करना है, जैसे ही आप न्यू ले लेंगे तो उसका सर्विस प्लेस का पूरा डिटेल्स मांगेगा। पूरा आप उस सर्विस प्लेस का नाम क्या है, गीता पाठशाला का नाम क्या है, फिर वो पाठशाला है, क्लास है या गार्डन है, कई गार्डन में भी जाकर थोड़ा सेवा करके आते हैं, या कई म्यूज़ियम में आप बना देते हैं, या कुछ भी आप ऐसा चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। और कब से शुरू हुआ वो डेट ले सकते हैं। आप डेली जा रहे हैं या नहीं तो हफ्ते में एक बार जा रहे हैं या हफ्ते में 3 बार जा रहे हैं, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। कौन सा टाइमिंग में आप जाके क्लासेस कराते हो वो भी आप लिख सकते हो। और फिर यहाँ से ये एक्टिव है ये इनएक्टिव है। कई बार क्या होता है कि कुछ गीता पाठशालाएँ खोल लिया, फिर उसी के नज़दीक में हमने सेंटर बनाया है और वो सारे गीता पाठशाला ख़त्म होकर सारे स्टूडेंट्स सेंटर में ही आते हैं, तो उसको इनएक्टिव कर सकते हैं।
ठीक है। या उसी गीता पाठशाला को आपने दूसरा सब सेंटर बना दिया तो फिर इसको इनएक्टिव करके ऑटोमेटिकली वो प्रमोशन में आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि गीता पाठशाला प्रमोटेड टू सब सेंटर, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका ये कौन मैनेज करता है उसको भी आप अपना एड्रेस बुक में डाल सकते हैं और उसका नाम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और सेंटर रेस्पॉन्सिबल पर्सन, यदि कई कई जगह पे बहनें ही इंचार्ज होती है गीता पाठशाला का और कई कई जगह पे वहाँ पे केयर टेकर होता है गीता पाठशाला का, उसका भी आप एंटर कर सकते हो। इसका यहाँ अकाउंट्स में एंट्री करने का मुख्य उद्देश्य है, यदि मान लीजिए आपने गीता पाठशाला के लिए स्कूटर खरीद के दे दिया और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो व्हीकल के बारे में, ठीक है ना। ये व्हीकल उसके अंडर में जाएगा जहाँ की गीता पाठशाला के लिए जा रहे हैं। और कोई आइटम आपने कुछ और चीज़ें भी खरीद के दे दिया, उसका भी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना है, जब आप नया सब सेंटर खोलते हो उसी गीता पाठशाला को, ऑलरेडी आपने यहाँ से भी अकाउंट्स में दिखा दिया हमने भाई गाड़ी खरीद लिया और वहाँ पे भी आप दिखाओगे फ्री यूज़ में हमें गाड़ी मिला, तो डबल एंट्री हो जाती है। कभी ऐसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले जो आपने उस गीता पाठशाला के लिए कोई भी आइटम ले लिया या कुछ भी ले लिया, व्हीकल ले लिया, उसको यहाँ सेंटर टू सेंटर ट्रांसफ़र करना है उस एसेट को, ठीक है ना। मूवेबल एसेट चाहे वो गाड़ी है तो उस गाड़ी को मेन सेंटर से लेकर जब गीता पाठशाला सेंटर में प्रमोट होता है तो आप इस सेंटर से लेकर उस सेंटर के लिए वो जो व्हीकल है उसको आप ट्रांसफ़र में दिखा सकते हो। उसका भी एंट्री कैसे करनी है वो भी आपको एंट्री सिखाएंगे ना, कैसे कैसे करना है उसमें आपको स्पष्ट रीति से समझाएंगे। लेकिन ये गलती ना करें, यहाँ से ट्रांसफ़र भी मार रहे हो और वहाँ पे आप नया गिफ्ट में मिला करके दूसरा एंट्री करते हैं। क्योंकि जैसे गीता पाठशाला बनने के बाद सारे कहाँ कहाँ से गिफ्ट मिला, क्या मिला, शुरू में फर्स्ट जब अकाउंट जब शुरू करते हैं तो जो भी आइटम्स आपके पास है वो किसने दिया, क्या दिया, उसका सारे डिटेल्स आप एंट्री करते हो। कई बार डबलिंग हो जाती है, फिर हमें पता नहीं लगता कि यहाँ पे ट्रांसफ़र भी मार दिया और वहाँ पे भी हो गया, तो वही गाड़ी आपको इधर भी दिखाई देगा और वहाँ आपने नया ले लिया। वही चीज़ फ्रिज आपने यहाँ पे भी दिखाया और वहाँ पे गिफ्ट में आया करके वहाँ पे भी दिखाओगे। ये डबल काम नहीं करना चाहिए, ये बहुत ध्यान से करना चाहिए। पहले ट्रांसफ़र वाला सारे काम करो, फिर उसके बाद आपको जो भी गिफ्ट वाला एंट्री है वो वाला आप कर सकते हो। इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। फिर सर्विस प्लेसेस हो गया, फिर उसके बाद आ जाता है टेलीफोन। ये टेलीफोन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि हमने टेलीफोन तो चढ़ा दिया, फिर उसके बाद क्या हम करते हैं उस टेलीफोन को हमने चेंज भी कर दिया। पहले अभी वोडाफोन का चल रहा था, फिर हमने उसको एयरटेल में क्या किया, पोर्ट किया। क्योंकि पहले क्या होता था, नया हमने दूसरा ले लिया तो फिर डायरेक्ट आप यहाँ न्यू ले लो, तो न्यू लेकर नया कनेक्शन का आप डाल सकते हो। जब तक यहाँ प्रोफाइल में एंट्री नहीं होगी तब तक उधर आप कैश बुक में एंट्री नहीं कर सकते हो। यही एक उल्टा है काम करना, नहीं तो क्या हो जाता है सारे आप कैश बुक में एंट्री करोगे वो ऑटोमेटिकली प्रोफाइल में आ जाएगा। लेकिन यहाँ टेलीफोन आप कुछ भी लेते हो तो टेलीफोन का जो एंट्री प्रोफाइल में करेंगे, फिर वहाँ पे जो भी रिचार्ज किया या कुछ भी किया वहाँ पे आप कैश बुक में दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आप टेलीफोन का नंबर आप डाल सकते हो, टेलीफोन का कंपनी कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लैंडलाइन है या वायरलेस लैंडलाइन है या नहीं तो मोबाइल है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। आजकल क्या है आप थोड़ा इसके लिए भी आप यूज़ करते हो, क्या बोलते हैं जियो फाई का के लिए भी आप सिम ले आके यूज़ किया, या पहले डोंगल होती थी 3G का डोंगल, उसमें भी सिम लेकर केवल इंटरनेट के लिए आप उस मोबाइल को यूज़ करते हो, तो भी आप उसमें मोबाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लिख सकते हो यूज्ड फॉर डाटा कार्ड या यूज्ड फॉर जियो वाईफाई करके ऐसा लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये नंबर वो जियो वाईफाई का है। जब भी आप वाउचर बनाते हो तो वाउचर में भी वो ज़रूर लिखना कि ये जो नंबर है जियो वाईफाई का रिचार्ज है इंटरनेट के लिए, ताकि स्पष्ट समझ में आएगा कौन सा मोबाइल किसके लिए यूज़ हो रहा है। फिर प्लान टाइप में भी आपका प्रीपेड और पोस्टपेड आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक बार जो भी पोर्ट हो गया, ठीक है ना,
तो दोबारा आप यदि मान लो वोडाफोन से मैंने एयरटेल में कन्वर्ट कर दिया तो नंबर तो एक ही रहेगा, तो दो सेम एंट्री आपका नहीं लेगा। तो एक बार में ऑप्शन एक ये हो सकता है +91 आप ऐड कर सकते हो, या नहीं तो 0 ऐड करेंगे तो कभी कभी लेगा, नहीं है तो आप मधुबन में बोलकर आप समझा सकते हो कि भाई मैं पहले ये लिया था, फिर बाद में मैंने इसको दूसरा कंपनी में पोर्ट किया। ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए मोबाइल में। और जो भी आप मोबाइल्स का डालते हैं तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। मान लीजिए कोई भी मोबाइल आप इसमें एक बार जो चढ़ गया वो उसको निकाल नहीं सकते हो, लेकिन उसमें ये कर सकते हो कि भाई अभी हम ये यूज़ नहीं कर रहे हैं मोबाइल, या इस नंबर को हमने बंद कर दिया तो बंद करवा दो, ठीक है ना। जो यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको बंद करा दो, और जो एक बार अकाउंट में जो भी नंबर आपका चढ़ गया ये कभी निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि पिछला फाइनेंशियल ईयर में इसी नंबर पे आपने रिचार्ज किया, तो अकाउंट में ये परमानेंट रहेगा। जो भी नंबर इसमें चढ़ेगा वो बाहर निकल नहीं सकती, इसको नॉट इन यूज़ में आप कर सकते हो। ये है टेलीफोन के बारे में। फिर नेक्स्ट आ जाता है एग्जिस्टिंग विंग मेंबर्स। यदि आप कोई भी विंग का मेंबर्स या मेंबरशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका सारे डिटेल्स इसके अंदर आ जाता है। तो जैसे कोई भी है, ये किस किस लाइफ मेंबर कौन है, और फिर एनुअल मेंबर कौन है, या नहीं तो क्या क्या किस विंग में है, मीडिया विंग का है, यूथ का है, एडुकेशन का है, वो सारे चीज़ आप एंटर करेंगे तो सारे डिटेल्स आप इसके अंदर देख सकते हो। क्योंकि जो भी मधुबन में भी डायरेक्ट लाइफ मेंबर का ले लिया वो भी आपके इस सेंटर के अंदर दिखाई देगा। आपके भाई बहन कौन सा मेंबरशिप लिया है, किस विंग का मेंबर है, और उसका लाइफ मेंबर है या एनुअल मेंबर है। एनुअल मेंबर है तो उन लोगों को याद दिलाना पड़ेगा, हर साल आपको इतना एनुअल मेंबरशिप फीस आपको भरना है। अभी जो मेन RERF के अंडर में जो भी विंग्स है उसका लगभग एनुअल लगभग कम ही हो गया, लाइफ मेंबर ही ज़्यादा डायरेक्ट ले रहे हैं। लेकिन कुछ मानव कल्याण आध्यात्मिक संस्थान का है उसमें एनुअल मेंबर अभी भी चल रहा है। ये संस्था टू संस्था डिपेंड करता है कि एनुअल मेंबरशिप रखना चाहते हैं या नहीं तो लाइफ मेंबरशिप रखना चाहते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो सारे चीज़ चेंज होगा। तो ये सारे चीज़ आपका इंफॉर्मेशन आपको मेंबरशिप का निकाल सकते हो। आप इसको मेंबरशिप मेंबर नेम से निकाल सकते हो, सेंटर नेम से निकाल सकते हो, या डिसकंटिन्यूड मेंबर जो कोई शरीर छोड़ देता है उसको भी आप अपडेट करवा सकते हो, ताकि उसमें डालेंगे तो यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूड वाला ऑप्शन आएगा। इसका आप एट एनी टाइम आप ये लेना चाहते हैं, एट एनी टाइम आप इसका लिस्ट लेना चाहते हैं, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा लिस्ट जनरेट होगा, और उस लिस्ट के हिसाब से आप प्रिंट आउट लेके अपने पास रख सकते हो। देखिए कनेक्ट वन में कितना सारे डिटेल्स है जो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा मेंबरशिप का इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एक बार पूरा सारे मेंबर्स को रेक्टिफाई करने के लिए मधुबन से आया है कि भाई हर एक जो मेंबर्स है उसको आप अपडेट कीजिए, क्योंकि डेटा आपको मधुबन में इतना लोगों का सारे चीज़ मिलना मुश्किल है, इसलिए सेंटर वाइज आपको मेंबरशिप का इन्फॉर्मेशन देने के लिए या अपडेट करने के लिए बोलते हैं। ये एग्जिस्टिंग मैगजीन का मेंबर्स के बारे में भी इसमें सारे चीज़ आ जाता है, तो वो भी आप देख सकते हो। जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर इन्फॉर्मेशन, कितना आपका ज्ञानामृत का है, कितना हेल्थ सेफ्टी स्कीम में जो जो जुड़े हैं, ठीक है ना, और आपका ओम शांति मीडिया का कितना है, हर चीज़ इसके अंदर, वर्ल्ड रिन्यूअल कितना है, प्योरिटी कितना है, हर चीज़ इसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये भी आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो भले ले सकते हो। इसके हिसाब से ये पूरा प्रोफाइल आज हमने कंप्लीट किया। तो ये आप एक एक चीज़ खोल के आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा। तो इसलिए इस ट्रेनिंग के बाद कल पूरा दिन आप बैठकर जब भी आपको टाइम मिले 10 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट एक एक चीज़ खोल के देखें। जब तक आप नहीं खोलेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो धीरे 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 आप करते जाएंगे तो सीखते जाएंगे। जब पूरा सीख जाएंगे तो फिर आराम से सब समझ में आएगा हमको क्या करना है। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कनेक्ट वन वेब वर्जन में भी सेम है, इसमें थोड़ा कूलर वर्जन है, ये थोड़ा कुछ दिन के बाद ये भी पूरा अपडेट हो जाएगा। अभी प्रिंट का ऑप्शन और ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें दिखाई
नहीं दे रहा है, वो सारी चीज़ आगे आपको स्पष्ट समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका कैश बुक, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, डोनेशन रजिस्टर और इंटरनल ट्रांसफ़र रजिस्टर। ये वेब वर्जन में 4 ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसमें जाएंगे तो इसमें और थोड़ा एक्स्ट्रा है। ये सारे चीज़ भी वहाँ पे हमारा कनेक्ट वन में डेवलपमेंट का टीम, वेब डेवलपमेंट का टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं। उस मेहनत करने के बाद आपको हर चीज़ स्पून फीडिंग के टाइप हर चीज़ इतना आसान कर रहे हैं, इतना आसान करके आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको इसके बारे में समझ में आएगा तो किसी से कुछ भी नहीं पूछे, हर चीज़ आपके साथ आपके पास अवेलेबल है, जस्ट इसको समझना जरूरी है। तो जैसे ही हम वाउचर एंट्री करना है तो इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक अलग एक बॉक्स आएगा। उस बॉक्स में हम वाउचर्स ऐसे कैसे एंट्री करना है, कैश विदड्रॉ करना है, इसको क्लिक करना है, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना है तो इसमें करना है, पेमेंट करना है तो ये, रिसिप्ट मिला है हमको भंडारी से तो ये वाला, या किसी डोनेशन लिया तो ये आएगा, भंडारी के लिए कलेक्शन बॉक्स में जाएगा। फिर उसके बाद डोनेशन इन काइंड कोई आइटम हमको दिया तो उसमें इसको क्लिक करके सेलेक्ट करके एंट्री करनी है। कलेक्शन बॉक्स है तो इसको क्लिक करनी है, एफडी है तो इसको क्लिक करनी है, इंटरनल ट्रांसफ़र एक सेंटर से लेकर दूसरा सेंटर के लिए जाना है, या एसेट ट्रांसफ़र में आपको पहले से ही बताया था कि एक नया गीता पाठशाला खुला और आपने अपने सेंटर में ही पहले से ही स्कूटी लेके रखी है, उस स्कूटी को दूसरा सेंटर में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तब ये है। और सेल ऑफ असेट, कोई भी आपके पास जो आइटम है उस आइटम को आप बेच देते हो तो उसको सेल ऑफ असेट में आप एंट्री कर सकते हो। कुछ जनरल एंट्रीज होती है, ये थोड़ा सा नॉर्मल एंट्री से हटकर है, तो उसका कुछ स्पेशल केसेस में इसको एंट्री करते हैं। वो एंट्री कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल स्पष्ट रीति से आपको समझाएंगे। फिर उसका एक नोटबुक एंट्री है, इसको क्लिक करेंगे। नोटबुक जो आपने दूध लिया, सब्जी लिया, प्रेस कराया, या ऑटो में गए हैं, या नहीं तो रिक्शा में गए हैं, या नहीं तो टोल टैक्स दिया है, या पेट्रोल भरवाया है, ये सारे चीज़ की एंट्री आपका नोटबुक में करते हैं। और WIP फाइनलाइजेशन में आपको बताया था, वर्क इन प्रोग्रेस को आप जब फाइनल करते हो तब इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत ही कम बार उपयोग में आता है, जब उपयोग में आता है उसकी जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए, चाहे उपयोग में आए या ना आए। आप जितना जानोगे उतना समझ में आएगा, टाइम पे वो आपको काम में आएगा। फिर नेक्स्ट अकाउंट में आपका कैश बुक एंट्री। जैसे ही आप कैश बुक ओपन करते हो, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है, इसमें आपका हर महीने का आप देख सकते हो, जनवरी अप्रैल में कितना, मई में कितना, ये कितना, ये सारे चीज़ आप एंट्री करने के बाद आप चेक कर सकते हो। अप्रैल का है तो अप्रैल को क्लिक करके आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपने एंट्री कर दिया, यहाँ से एंट्री करना आपको सिखा देंगे। फिर एंट्री जैसे ही कर दिया, ऑटोमेटिकली वो अपनी अपनी जगह पे जाएगा। जैसे डेट आपने डाल दिया, अप्रैल में एंट्री कर रहे हो, लेकिन आप जून का आप बिल एंट्री कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जून में चला जाएगा। जैसे ही डेट डालेगा तो डेट के हिसाब से कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको उस जगह पे ले जाकर उस महीने में दिखाएगा। तो आपको इसके बाद आपका फर्स्ट क्वार्टर मैंने पहला 3 महीने है, फिर दूसरा 3 महीने का, और तीसरा 3 महीने का, और चौथा 3 महीने का, या फर्स्ट हाफ ईयरली, या सेकेंड हाफ ईयरली, या 9 मंथ्स का, या फाइनेंशियल ईयर का, या स्पेसिफिक पीरियड के लिए भी आप चेक करना चाहते हो कि मान लो मेरा अप्रैल में 1 से लेकर 20 तक कितना खर्च हुआ वो देखना चाहते हो, तो वो डेट आप डालेंगे तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आएगा। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको इसके बारे में स्पेशल और एक दिन आपको एक एंट्री कैसे करनी है, क्या करनी है, उसको ढंग से आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि नोटबुक एंट्री। नोटबुक एंट्री भी कैसे एंट्री करनी है वो आपको ढंग से समझाएगा, लेकिन मैं आपको वही बताता हूँ। ये जैसे हर महीने का, जिस महीने का चाहे उस महीने में आप ये कर सकते हो। फिर उसके बाद इसको लिस्ट प्रीव्यू करके आप प्रिंट आउट ले सकते हो। इसके बारे में एक अलग सेशन रहेगा, उसके बारे में आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि डोनेशन रजिस्टर। आपने सारे का काम किया और उसका डोनेशन रजिस्टर में यहाँ पे एंट्री होती है। तो जो डोनेशन एंट्री करने के बाद इसका फॉर्म को प्रिंट आउट लेके उस व्यक्ति से साइन कराना है। तो आप जिस डोनर का सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रिंट फॉर्म करके करेंगे तो ऐसा आएगा।
और यहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंट ले सकते हो। सो डोनेशन रजिस्टर में क्या है कि पूरा साल का कितना आपका इन्फॉर्मेशन है वो सारे चीज़ आ जाएगा। या लिस्ट प्रीव्यू करेंगे तो कितना डोनर्स कब कब क्या क्या दिया, कौन सा डेट में दिया, सारे डिटेल्स इसमें आ जाएगा अमाउंट सहित। और चेक से दिया या कैश से दिया, नॉर्मली कैश नहीं होता है, हम भंडारी में डालने के लिए बोलते हैं, और जो चेक दिया उसका सारे डिटेल्स इसके अंदर आ जाता है। तो ये सारे डोनेशन रजिस्टर का इंफॉर्मेशन है। फिर इस अकाउंट्स में क्या आता है, इंटरनल ट्रांसफ़र रजिस्टर। इंटरनल ट्रांसफ़र रजिस्टर उसका होता है कि मान लो आपने एक सेंटर से लेकर दूसरा सेंटर को पैसा दे दिया, आपने मधुबन के लिए दे दिया, इसलिए ललित भाई जी ने बहुत अच्छी रीति से समझाता है कि जब भी आजकल के ज़माने में आप डीडी नहीं लेके जाना, लेकिन आपका जो भी एंट्री करते हो आप अपने बैंक के द्वारा या नहीं तो चेक के द्वारा या नहीं तो आरटीजीएस के द्वारा या नेफ्ट के द्वारा, ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा घर में बैठकर आप एंट्री कर सकते हो। उसको मैच करना पड़ता है। जब तक ये दोनों आपका सेंटर, आपने पैसा दिया और उसने रिसीव किया, ये दोनों का मैचिंग जब तक नहीं होगा तब तक आप कोई भी रिपोर्ट्स नहीं निकाल सकते हो। तो उस सेंटर को फ़ोन करके बोलेंगे बच्चा हमारा सेंटर के से ये फलाना पैसा दिया, उसको मैच कर दो। मधुबन में भी आपने दिया तो मधुबन से भी फ़ोन करके बोलेंगे कि वो मैच कर दो, तो मैच करने के बाद ही आप एंट्री कर सकते हो। इसमें यहाँ पे इस मान लो किसी का अनमैच्ड एंट्री है, उसको क्लिक करके एक्सेप्ट ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर वो आ जाएगा और उसका सारे डिटेल्स आप चेक करके एक्सेप्ट कर सकते हो। यदि किसी ने आपको दिया और आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं तो तरीका ये है, अकाउंट्स में जाकर इंटरनल ट्रांसफ़र रजिस्टर में जाकर जो अनमैच्ड एंट्री है उसको सेलेक्ट करके उसको एक्सेप्ट ट्रांसफ़र क्लिक करेंगे तो आपका सारे जो भी एंट्री है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको बताया था, जब भी आपको काम हो गया तो ये सारी चीज़ जो ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों को आप बंद कर सकते हो। फिर आपका आ जाता है टीडीएस रजिस्टर। टीडीएस रजिस्टर में आपको बताया था कि जब भी आपने टीडीएस किसी को दिया या उसका पूरा डेट है वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा। जब भी आप हाउस रेंट यदि आपका महीने में 20,000 के ऊपर होता है या साल में 2,40,000 के ऊपर होता है तब उसको टीडीएस दिखाना है, तो वो सारे डिटेल्स आपको इसमें आएगा, वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अभी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी एक ऐसा चीज़ है, एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपको जो चाहो, जो अकाउंट से संबंधित इंफॉर्मेशन है, फॉर्म है, वो सारे फॉर्म्स और सर्कुलर और उसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में सब कुछ इसमें दिया हुआ है। यदि आप बैंक का फॉर्म का परमिशन लेना चाहते हैं ललित भाई जी से, हमें बैंक का अकाउंट ओपन करना है, तो फिर आप इसको क्लिक करेंगे। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। इंग्लिश में आप क्लिक करेंगे तो इंग्लिश वाला आएगा, हिंदी में आप क्लिक करेंगे तो हिंदी वाला आएगा। इसको आप प्रिंट लेकर इसको भरकर आप स्कैन करके ललित भाई जी को भेज सकते हैं, या नहीं तो हार्ड कॉपी बाय पोस्ट भेजकर भी आप परमिशन मांग सकते हैं। इसके साथ आपका आधार कार्ड और ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, उसके हिसाब से आपको भरकर उसको देखना है। इसमें भी तरीका है, एक आपने नया अकाउंट खोलना है या नहीं तो मैनेजर को चेंज करना है। यदि कोई शरीर छोड़ दिया उस मैनेजर को चेंज करना है तब, या ट्रांसफ़र हो गया तब, या कोई भी ज़रूरत होगा तब, या किसी कारणवश आप बैंक अकाउंट को क्लोज़ करना चाहते हैं, उस बैंक का सर्विसेज ठीक नहीं है, आप दूसरा बैंक में ओपन करना चाहते हैं अकाउंट, तो आप पुराना बैंक अकाउंट क्लोज़ करके फिर नया। उस टाइम में दो चीज़ें आपको भरनी होती है। नया बैंक अकाउंट पहले आप ओपन करके फिर पुराने को क्लोज़ करना है। पुराने को क्लोज़ करने के टाइम में वो चेक देगा, वो डायरेक्ट नया अकाउंट में जमा कर सकते हो। पुराना बंद करके नया नहीं खोलना चाहिए, नया खोलने के बाद पुराना बंद करना चाहिए ताकि ये इसका डिटेल्स उसमें जा सकता है। बाकी समय प्रति समय आपको जो भी ज़रूरत हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी नाम है आधार के हिसाब से ही होना चाहिए और आपका आधार कार्ड भी अटैच करके भेजना चाहिए। जो भी फॉर्म आप इसमें देना चाहते हो उसको बहुत अच्छी रीति से पढ़कर उस हिसाब से भर के आप दे सकते हो। जैसे आप साल में एक बार बाइंडिंग करना चाहते हैं सारे सेंटर की जो अकाउंट्स को,
उसमें एक कैश बुक का टाइटल पेज है, तो उसको लेना चाहते हैं, ब्रह्म कुमारी इसका है, तो इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो एक बहुत सुंदर आपका ऊपर का पेज आ जाएगा, डिज़ाइन किया हुआ शिव बाबा और सर्टिफिकेट नंबर इसमें लिख कर आप सारी चीज़ इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, ब्रांच नंबर, सिटी और जोन और ये सारी चीज़। यदि मान लो आपका ये भी चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। तो ये कैश बुक का पहला टाइटल पेज है। यदि मान लीजिए कोई भी हमारे सेंटर में एक होता है कि डोनेशन आपने एंट्री कर दिया, उसके बाद उस फॉर्म को प्रिंट लेकर फिर आपने उसको भरवाया, और दूसरा एक तरीका होता है कि कोई आकर दे के जाना चाहता है तो आप पहले से ही उस व्यक्ति से ये फॉर्म भरवा सकते हो। ये फॉर्म भरने के बाद आप उसका डिटेल सारे चीज़ इसमें एंट्री कर सकते। जैसे मान लो किसी ने चेक दे दिया, उसी टाइम में आप ये वाला फॉर्म भरकर उसका चेक का डेट, ब्रांच डिटेल सारे चीज़ आप इसके अंदर भर सकते हो। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको पैन कार्ड का कॉपी भी लेना है, उस व्यक्ति को उसे साइन भी इसलिए ले रहे हैं, कॉपी ऑफ पैन कार्ड और आधार कार्ड इज अटैच्ड वंस इन लाइफ टाइम, यस और नो, आपने अटैच किया या नहीं है, वो तो यस है तो दे दो यस, नहीं अटैच किया तो वो वाला। ये इसलिए भरवा रहे हैं ताकि आई नो 10,000 पेनल्टी फॉर कोटिंग रॉन्ग पैन या आधार कार्ड। यदि उसने आधार कार्ड भी गलत दिखा या नहीं तो पैन कार्ड का भी नंबर गलत लिखा तो वो व्यक्ति जिम्मेवार है, संस्था जिम्मेवार नहीं है, इसलिए ये सारे चीज़ भरवाते हैं। ये पहले से ही आप प्रिंट आउट लेकर जो कोई भी डोनेशन देता है उसी टाइम में आप ये सारे चीज़ भरकर उस व्यक्ति से साइन लेके रखेंगे तो अच्छा है। इस बार क्या हुआ, हम हर बार ऑडिट जब करते हैं उससे पहले हम करते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, ये सारे कंट्रीब्यूशन का जो डोनेशन लेटर है हमने प्रिंट नहीं निकाला, और मार्च में क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया, जिसके कारण हम डोनेशन का साइन नहीं ले पाए उसके ऊपर फॉर्म का। तो इसीलिए कई बार ऐसा केसेस आता है, वो पहले से ही आप प्रिंट आउट लेके रखो और उसके अंदर सारी चीज़ें भरकर रेडी रखोगे तो उस व्यक्ति से साइन करा के जब चेक ले रहे हैं उसी टाइम में कर दो, या नहीं तो ये पहले से ही एंट्री लेके, जैसे मान लीजिए आज उसने फलाना डेट में आपका ये कर दिया, वो भरकर नेफ्ट ट्रांसफ़र किया, ये किया, तब भी आप उससे साइन लेकर रख सकते हो। सेकेंड ऑप्शन आता है गिफ्ट लेटर। इसमें गिफ्ट लेटर क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई गिफ्ट देता है आपके पास आइटम्स, उस आइटम्स के ऊपर इसमें पूरा पूरा समझ में आएगा कि हमको क्या आइटम दिया है, और उसके पूरा डिटेल्स इसके अंदर आ जाता है कि जैसे नया आइटम है या पुराना आइटम है, ये पूरा उसका नाम, डिटेल्स और संस्था का नाम और एड्रेस और डेट और क्या आइटम दिया और पुराना दिया या नया दिया, उसका एस्टिमेटेड वैल्यू कितना है और उसका पैन नंबर क्या है, उसका साइन क्या है, सारी चीज़ आप लेकर कार्य कर सकते हो। तो ये गिफ्ट लेटर के बारे में भी हो गया, डिफरेंट डोनेशंस का भी हो गया। कई बार क्या होता है, आपको कोई कंस्ट्रक्शन में कोई फलाना व्यक्ति ने ईंट दिया, किसी ने ये दे दिया, बालू क्या बोलते हैं, रेता दिया या कुछ और दिया, तो उसमें आप ये वाला फॉर्म भरवा के साइन ले सकते हो, क्या क्या कंस्ट्रक्शन का सामग्री दिया है और उसका अंदाज़ा कॉस्ट कितना है, और वो सारे चीज़ में आप इसमें लिख कर साइन लेके रख सकते हो। ये सारे जो भी लेटर्स चाहिए हर चीज़ इसके अंदर है, या इम्पॉर्टेंट लेटर्स है, SBI लेटर फॉर सेविंग अकाउंट के लिए क्या है, और करंट अकाउंट RBI सर्कुलर के बारे में क्या है, और बिल्डिंग एंड व्हीकल एट पाठशाला के लिए क्या परमिशन, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारे चीज़ आप लिख कर ले सकते हो। इसका प्रिंट ले लो और सारे काम। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो GST का नॉन रजिस्ट्रेशन है, कई जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन मांगता है कि आपका GST कानून बनने के बाद आपका हमारा सेंटर तो GST से अवेलेबल नहीं है, उसके बारे में कोई पूछता है तो वो उसको आप ये सर्कुलर दिखा सकते हो। इसी में बहुत सारे चीज़ें हैं कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को विल डिटेल्स विल बनाना है तो उसका भी फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है, और पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना है और फ़ोटो के साथ साइन कराना है, वो भी इसके अंदर है। आप व्हीकल परचेस करना चाहते हो, 2 व्हीलर्स के लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 4 व्हीलर्स के लिए कंपलसरी परमिशन ललित भाई जी से लेनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन को भी आप यहाँ से ओपन करके प्रिंट आउट करके
उसमें सारे चीज़ भरकर फिर भाई जी को भेजेंगे तो भाई जी परमिशन देंगे। जितना भी कोई भी चीज़ आपको अकाउंट्स का फॉर्म चाहिए, हर चीज़ इसके अंदर है। यदि लेबर का पेमेंट रजिस्टर है या व्हीकल का फ्री यूज़ लेटर है, कोई व्यक्ति आपको फ्री में व्हीकल यूज़ करने के लिए दिया तो भी आप इसको भरवा के रख सकते हो। या नहीं तो लेबर पेमेंट रजिस्टर है कि एक हफ्ते में एक एक बार आपने पेमेंट किया, हर दिन में आपने नोट किया, तो उसका भी लेबर रजिस्टर का क्या करना चाहिए वो भी इसमें दिया। नोटिस बोर्ड में कैसा होना चाहिए उसके बारे में दिया। कलेक्शन बॉक्स का जो नोटिस स्लिप है, ओल्ड नोट्स उस जमाने की ज़रूरत है, वो भी लिखा है इसमें। और BKIVV का कलेक्शन बॉक्स वॉचर, यदि किसी के पास प्रिंटर की ऑप्शन नहीं है, इसको एक बार प्रिंट आउट लेके रख लें, क्योंकि कभी प्रिंटर ख़राब हो जाती है, ये हो जाती है, तो इसका आप ज़ेरॉक्स कॉपी करा के भरवा सकते हो। तो ये नॉन GST लेटर ऑफ BKIVV, क्योंकि हमारा संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, इसके लिए आप ये सारे चीज़ भरकर ले सकते हो। क्योंकि मधुबन का दिया हुआ कभी कई किसी को ज़रूरत पड़ती है कि आपका GST लेटर की दे दीजिए, आपके पास संस्था है तो इसके लिए है या नहीं है, तो इसमें सब कुछ दिया है कि हमारा रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसलिए हमको GST से एग्जम किया गया, तो हमारे लिए कोई GSTN नंबर की है ही नहीं। ये आप ललित भाई का साइन किया हुआ इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका डायनामिक डोनेशन बॉक्स, इसमें क्या है कि जैसे ही डोनेशन बॉक्स का वॉचर है, इसमें आपका कलेक्शन बॉक्स का एक्सेल शीट में सब कुछ बनाया है, इसमें पहले का बनाया हुआ चीज़ है ये। यदि मान लीजिए आपका कितना अमाउंट मिला और ये सारे चीज़ आपको उसी टाइम में आप एंट्री करके प्रिंट आउट लेके दोनों से साइन कर सकते हो, या इसका पहले से ही साइन करा के रख कर इसमें एंट्री करेंगे कितना अमाउंट आया वो सारी चीज़ आएगा। या नहीं तो इसका एक ब्लैंक फॉर्म ज़ेरॉक्स करके प्रिंट लेके रखेंगे, कभी प्रिंटर ख़राब हो गया इसको ले जाके आप क्या कर सकते हैं, फ़ोटो कॉपी करा के कलेक्शन बॉक्स का वॉचर भर सकते हो। फिर यदि मान लीजिए आपका डिक्लेरेशन ऑफ फॉर विदाउट GST परचेजेस, यदि मान लीजिए आपने किसी प्रोविज़न स्टोर में आप जाकर सामान ले रहे हैं, उसके पास GSTN नंबर नहीं है, लेकिन आप बोलते हो कि इस भाई से हमारा बहुत अच्छा परिचित है, हम इसी दुकान से ही लेना है। वैसे लेना चाहिए GST बिल ही, जिसके पास GST बिल है उन्हीं के पास जाकर लेना चाहिए, या नहीं है तो फिर हमारा इसके साथ अच्छा संबंध है, लेकिन सरकार के कानून के दायरे से ये बाहर है, क्योंकि उतना अमाउंट इसके पास नहीं है जितना GST के लिए एनरोलमेंट करना ज़रूरी है। साल में इतना आपका लिमिट होती है, तब जाकर आपको GSTN नंबर लेनी है, नहीं तो नहीं। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति का नाम, उसका एड्रेस, यानी तो उसका जो प्रोविज़न स्टोर है तो उसका नंबर, और सारे उसका पैन नंबर और उसका मोबाइल नंबर, और ये हमारे संस्था का जो आपका सेंटर का पूरा एड्रेस लिखकर अपना पैन नंबर डाल के मोबाइल नंबर पे साइन करके ये फॉर्म भरवा के ले सकते हैं। क्योंकि हमारा फर्म एक बहुत छोटा है या पार्टनरशिप का है, ये इसका कौन डिक्लेरेंट है, या वो प्रोपराइटर है या पार्टनर है उसके बारे में, या सन ऑफ कौन है, और ये लिखते हैं कि हमारा कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है इस स्टेट के बाहर, ठीक है ना। उस स्टेट का नाम लिख सकते हैं आप जिस स्टेट में रहते हो, और हमारा टर्नओवर इस फाइनेंशियल ईयर में 2019-20 में या 2021 में हमारा जो जितना थ्रेशोल्ड प्रिस्क्राइब किया गवर्नमेंट का GST एक्ट के तहत, उस पैसे से हमारा कम है तो उस फाइनेंशियल ईयर का लिखकर उस व्यक्ति से साइन ले सकते हैं। इसका मतलब ये हम सिद्ध कर रहे हैं, हम जिस व्यक्ति के साथ या जिस प्रोविजनल स्टोर्स के साथ हम खरीदारी कर रहे हैं, उस खरीदार के पास GST नंबर नहीं है, या उसने अप्लाई नहीं किया, या उसने अप्लाई भी किया हो तब तक आया नहीं है, तब भी आप इसमें भर सकते हो। ये साल में एक बार आप उसमें फाइनेंशियल ईयर में लिख के ले सकते हो, उसका पूरा साल में आपका काम आएगा। उसके बाद आप उसी व्यक्ति के साथ कितना बार भी जाकर सामान खरीद सकते हो, और वो जो भी आपका कागज़ का बिल देगा, या नहीं तो ऐसे लिख के दे दिया, या कच्चा बिल भी दे देगा, ये यदि आप इसके साथ ये GST वाला ले लेंगे तो वो अच्छा माना जाता है, वो तो लेना ही है, ठीक है।
इसका ई वे बिल का डिक्लेरेशन भी हम जब भी एक आइटम दूसरे जगह पे भेज रहे हैं या कुछ करते हैं तो उसमें भी आप इसमें लिख सकते हैं। कई लोग पूछ रहे थे कि हमने कल असेट के बारे में बताया था, वो असेट का लॉस का डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, वो भी इधर है। इसमें आप देखोगे असेट लॉस डिक्लेरेशन फॉर्म, ये क्या है कि जो आपके पास आइटम है और आपने उस आइटम को डिस्कार्ड कर दिया या फेंक दिया, यूज़ नहीं कर रहे हैं, या उसका चोरी हो गया या आग में जल गया, इन 3 कारण से आप इसका सारे आइटम के बारे में पूरा लिख सकते हैं और इसको लिखकर 2 कॉपी में लिखकर साइन करके मधुबन भेजेंगे तो मधुबन से आपके अकाउंट से वो आइटम निकालेंगे। जैसे आपके पास मोबाइल है, वो ख़राब हो गया और उसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसको आप उपयोग भी नहीं ला सकते हैं और ख़राब हो चुके हैं और उसको बेच भी नहीं सकते हैं, बेचेंगे भी तो कोई ले नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? पुराने ज़माने का कैमरा है या पुराने ज़माने का मोबाइल है, आजकल कौन लेगा? आप उसको क्या करेंगे? बेच भी नहीं सकते हैं और फिर उपयोग में भी नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को जब आप डिस्कार्ड करते हो तो ये फॉर्म भरकर मधुबन में बेचेंगे तो मधुबन इसको चेक करके आपके अकाउंट से वो उस मोबाइल को या उस चीज़ को निकाल देंगे। एक तरीका है आप उस आइटम को बेच दो। जो दूसरा तरीका है, आप जो बेच नहीं सकते तो क्या करेंगे? कोई खरीदारी नहीं है या कुछ नहीं है तो उसको क्या करोगे? तो उस टाइम में आप कूड़ा में फेंकोगे और उसके बाद आप तो फेंक दिया, लेकिन प्रूफ क्या है? इसलिए ये फॉर्म भरकर मधुबन देंगे तो मधुबन से वो आइटम आपके अकाउंट से निकाला जाएगा। समझ में आया? तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो प्रश्न पूछ सकते हैं, उसमें और डिटेलली आपको समझाएंगे। तो ये है असेट लॉस का डिक्लेरेशन फॉर्म। ये विल का पॉइंट्स है कि ये विल का पॉइंट्स इसलिए है क्योंकि कोई कोई व्यक्ति क्या क्या आप चाहते हैं कि हमारा अच्छा विल कैसे बनाएं, मधुबन में इन सब चीज़ों का जब उत्तर देकर भेजोगे तो मधुबन आपको उस हिसाब से आपको विल बनाएगा, क्योंकि आपसे कई डिटेल्स वो लोग लेना चाहते हैं मधुबन से, ताकि उस हिसाब से, क्योंकि दुनिया का विल अलग होती है और ब्रह्म कुमारियों का विल अलग होती है जो बाबा के बच्चे हैं। तो उन लोगों के लिए जब भी विल बनाते हैं, हमारा लीगल टीम लता दीदी है, तो वहाँ से उन लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम्स चाहिए, उसका आपके बारे में पूरा जानकारी चाहिए। वो जब आप ये सारे फॉर्म भरकर इन सब चीज़ों का, प्रश्नों का उत्तर लिख कर देंगे तो उसके हिसाब से आपको भोग के लिए क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, जीते जी मरने का भोग लगाने का प्रोसीजर क्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए, और मेरे मरने के बाद मेरा फ्यूनरल सेरेमनी कैसे होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में इसको भर के देंगे तो इसके हिसाब से आपका विल बनाएंगे मधुबन से। हम ये आप सब लोगों को सुझाव देते हैं, जो भी आपको विल बनाना है मधुबन से ये फॉर्म भर कर देंगे तो मधुबन से आपको विल कैसे बनाना है वो आपको देंगे। तो बीके वॉचर भी आप मधुबन में जाकर ले आते हैं ना कि हमारे पास वॉचर ख़त्म हो गया, ये हो गया करके बोलते हैं, तो उसका भी वॉचर आप इसमें ऑनलाइन प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करके इसको फॉर्म भर के आप अपना अकाउंट्स में डाल सकते हो। जो आपको रेडीमेड आपको प्रिंट किया हुआ मिलेगा वो चीज़ आप यहाँ से चाहते हैं, RERF का वॉचर है, WRST का वॉचर है और BK का वॉचर है, ये सारे चीज़ आपको डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में मिलेगा। दूसरी बात, आपको KYC कई जगह पे आपको बोलते हैं कि भाई आपने व्हीकल खरीद लिया तो बोलते हैं कि भाई आपका पैन कार्ड हो तो दे दो, या नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो दे दो, या नहीं तो कोई और प्रूफ है तो दे दो, बोलेंगे। क्योंकि संस्था का जो पैन कार्ड है वो आप कभी भी आप निकालना चाहते हैं तो इसमें PBKIVV क्लिक करके ओपन करेंगे तो संस्था का पैन कार्ड इसमें आ जाएगा। लेकिन आपको ये पैन कार्ड जहाँ मर्जी वहाँ जो व्यक्ति को चाहिए ऐसा व्यक्ति को नहीं दें, पहले पूछ लें किस लिए ज़रूरत है, क्या है, बहुत ज़रूरी है, आपकी समझ कहता है कि हाँ सही है, उन्हीं को ये देना है। ऐसा नहीं कि ये वाला आपका पैन कार्ड निकाल के जिसके मर्जी उसको ऐसा ही दे दो, क्योंकि वो उसको गलत मिसयूटिलाइज ना करें। सबसे उत्तम तरीका होता है, कोई भी आपका संस्था का डॉक्यूमेंट जब आप देते हो उसके ऊपर लिखो मैं इसको किस लिए दिया, और उसके ऊपर साइन करके उसके अंदर डेट डालेंगे तो अच्छा है। ताकि कई बार ऐसा हुआ है
कि किसी किसी का पैन कार्ड और किसी किसी का आधार कार्ड लेकर भी वो पीछे से आप कई बैंक में अकाउंट बनाया, ये बनाया, वो बनाया करके कई लोग बोलते हैं। इसलिए एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ये है, कोई भी आप ऐसा काम करते हैं तो आपका गलती से लेकर इसको सिम, ये पैन कार्ड लेके कोई आपके नाम पे सिम ले ले या कोई आपके नाम पे ये करें, इन सब चीज़ों को अरेस्ट करने के लिए जहाँ ज़रूरी है, जहाँ KYC की ज़रूरत होती है या जहाँ ज़रूरत होती है उधर ही इसको दें, अन्यथा हर एक को इसको देना नहीं है। जब भी आपको डाउट आता है तो मधुबन में आप पूछ सकते हो कि ये इस फलाना काम के लिए मेरे को ये देना चाहते हैं, हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, डाउट है तो। नहीं तो बैंक में मांगते हैं या कई रजिस्ट्री के लिए मांगते हैं, उसमें आपको देना ही है, तो उस हिसाब से आपको इसको प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई गिफ्ट में मिल रहा है या नहीं तो कुछ खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पूरा ये फॉर्म है, अचल संपत्ति खरीदने का या सौगात में प्राप्त करने के अर्थ आवेदन पत्र। ये भी आपको पूरा फॉर्म भरकर भाई साहब को लिख कर दें, और आपका सेवा केंद्र और संबंधित सेवा केंद्र और आपका जोन इंचार्ज का भी साइन लेकर देंगे, तो फिर भाई साहब उसमें आपको परमिशन देंगे और अथॉरिटी लेटर देंगे। और ये ध्यान में रखना है, जिसके नाम पर अथॉरिटी लेटर लेनी है उसका आधार कॉपी भी साथ में जोड़ना जरूरी है। फिर उसके बाद एफिडेविट भी आपको किसी चीज़ का बनाना है, व्हीकल के लिए बनाना है या किसी के लिए भी बनाना है, इन सब का फॉर्मेट है। कई बार क्या होता है कि हमारा बिल्डिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट एक होती है, हमने ज़मीन ले लिया और उसके बाद मकान बनाया, तो फिर उसका प्रॉपर मैप का अथॉरिटी आपका जो इंजीनियर साइन करके देता है, जो आपका पूरा एक फ्लोर प्लान होती है या नहीं तो फिर बिल्डिंग प्लान होती है, उसका साथ साथ में आपको नीचे का एरिया कितना कवर किया है, फर्स्ट फ्लोर में कितना किया है, सेकंड फ्लोर में कितना किया है, इन सब के बारे में आपको एक सैम्पल बिल्डिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। इससे आपको पूरा एक एक फ्लोर वाइज कितना हुआ, कच्छ हुआ या क्या क्या कितना कंस्ट्रक्शन में रखे हैं और कितना ऊपर बाकी है, इन सब चीज़ों के बारे में ये एक फॉर्मेट दिया गया कैसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनती है। तो जैसे मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर में कितना एरिया है, फर्स्ट फ्लोर में कितना एरिया है, थर्ड फ्लोर में कितना एरिया है, आपका लैंड कितना है, वो पूरा कैसे कंस्ट्रक्शन किया है, उन सब चीज़ों के बारे में पूरा इंजीनियर रिपोर्ट देता है। वो रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है जब मकान बनने के बाद, तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर प्रॉपर्टी समरी फॉर्म ये होती है कि जब भी आपने प्रॉपर्टी लिया तो उस प्रॉपर्टी को आपने परचेज किया, सेल किया, गिफ्ट किया या रेंट में लिया या लीज डॉक्यूमेंट्स किया, इन सब का इंफॉर्मेशन इसके अंदर आता है। तो उसके अंदर फॉर्म ये सारे चीज़ भरकर आप ललित भाई से परमिशन, ऑडिटर का भी साइन होता है, आपका भी साइन होता है उसमें। यदि प्रॉपर्टी आप सेल करना है तो भी आपको फॉर्म भरकर देना है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको, ये व्हीकल ट्रांसफ़र के लिए भी है, उसमें भी आएगा। यदि TDS आप BK में करना है तो भी इसके अंदर आएगा, हर फॉर्म इसके अंदर मिलेगा। तो इसलिए आपको इसके बाद, इस सेशन के बाद आपको सारे चीज़ आपको ढंग से समझाया जाएगा, उसको उसी हिसाब से आपको समझ कर ले सकते हैं। और रिपोर्ट्स का आपके लिए अलग क्लास लेंगे और स्टेटमेंट्स कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी अलग निकालेंगे, अलग क्लास में समझाएंगे। और बाकी फैसिलिटीज़ और ऑप्शंस के बारे में अगले क्लास में आपको समझाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी बहुत प्यार से बाबा को याद करें 5 मिनट, फिर उसके बाद आप आगे का कार्य कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मन मंदिर
कितनी